Good morning, 10th class students. Today in social science, I am going to continue your history chapter, that is the age of industrialization. In this chapter, I am going to cover three topics. One is hand labor and steam power. The other is the life of workers, part 1 and 2, and industrialization in the colonies 1 and 2. As in previous session, I told you that in this chapter we will be comparing two perspectives. One is the Western perspective and the other is the Indian perspective. तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली उस समय जो ब्रिटेन की जो कंडीशन थी उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उस समय ब्रिटेन में जो थे वो हैंड लेबर जो है उनकी बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं थी। ठीक है, देयर वेर नो शॉर्टेज ऑफ लेबर, उनकी कोई कमी नहीं थी। जो लेबर थे वो बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और वो हमेशा क्या चाहते थे, दे वांटेड वर्क, उनको ज़्यादा काम की ज़रूरत होती थी। उस समय जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी चाहते थे कि वो वर्कर्स की हेल्प लें और उनसे अपना जो काम है वो करवाएं। उसके पीछे भी कुछ रीज़न था कि जो स्टीम पावर जो थे उस समय, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्टीम पावर्स जो थे वो बेसिकली यूज़ होते थे टू क्लियर ऑफ द वाटर विच इज़ स्ट्रक अप एट द माइंस में जो पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता था उसको हटाने के लिए ही स्टीम पावर्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट इसको नहीं चाहते थे स्टीम पावर को यूज़ करना। उसके पीछे और भी कारण था कि अगर वो इसको यूज़ करते हैं तो उन लोगों को मशीन्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता था, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता था और वो ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि जो लेबर होते थे, लेबर को तो वो कम पैसे में भी अपने इंडस्ट्रीज़ वगैरह में उनको रख लेते थे जॉब पे। ठीक है, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि वो स्टीम पावर का यूज़ करें। उन लोगों के लिए लेबर जो थे वो इजीली अवेलेबल थे। ये एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का मोस्टली आता है कि वाई द इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर हैंड लेबर देन स्टीम पावर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आता है तो बेसिकली ये 5 मार्क्स का होता है। सो यू विल बी लर्निंग दीज पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने लर्न करने, ये 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ द प्लेंटी ऑफ लेबर्स। ठीक है, दे वेयर विलिंग टू वर्क एट लो वेजेस, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी और लेबर भी जो है वो दे वेयर मोर इन नंबर। तो ज़्यादा होने की वजह से जो लेबर होते थे दे यूज़ टू प्रेफर टू डू वर्क एट लो वेजेस ऑल्सो। अगर उनको कम पैसा भी मिलता था तो भी वो तैयार हो जाते थे काम करने के लिए। दूसरा जो है कि जो मशीन्स हैं, मशीन्स रिक्वायर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि जो स्टीम इंजन है अगर आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती थी और इंडस्ट्रियलिस्ट वो नहीं चाहते थे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना। जो थर्ड है दैट इज़ द सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज़। सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज़ लाइक जैसे बुक बाइंडर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, मोस्टली इन लोग का काम ज़्यादा डिमांडिंग होता था किस टाइम पे, ड्यूरिंग द क्रिसमस टाइम। ठीक है, क्रिसमस फेस्टिवल जब उनका आता है उस टाइम में इन चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती थी। जो गैस वर्क है या ब्रेवरेज है, ब्रेवरेज जो होती हैं उसके लिए जो है दे वांटेड अ विंटर सीजन, उस समय इनकी डिमांड होती थी। तो ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ वर्क जो है बाकी टाइम पे जो होता था, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे दे वेर टोटली फ्री, उनको उस समय इन लेबर्स की ज़रूरत नहीं होती थी। तो अगर वो मशीन रखेंगे तो मशीन क्या होगा कि वो 1-2 सीज़न तक पूरी वेस्ट हो जाएंगी उसमें, क्योंकि काम नहीं होगा तो वो ख़राब भी हो सकती हैं। इसलिए दे वांटेड कि लेबर हों ताकि वो जब उनको ज़रूरत है तभी उनको काम करवाओ और दैट टाइम एंड अदर टाइम दे शुड बी लेफ्ट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि मशीन प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स ओनली। अब अगर हम मशीन में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो मशीन क्या है कि
उसमें जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे इट विल बी ऑफ सेम क्वालिटी और उनमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी, एक जैसी वो चीज़ें बनेंगी। तो एक जैसी चीज़ें जो है वो सारे लोग पसंद नहीं करते हैं। जैसे उस समय जो था दैट वाज 500 वेराइटीज़ ऑफ हैमर्स, ठीक है, इतनी वैरायटी होती थी हैमर्स की, और 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस, और 45 काइंड्स ऑफ जो एक्सेस हैं कुल्हाड़ी जिसे हम कहते हैं, वो उस तरीके की होती थी। तो ये सारे डिफरेंट होते थे और ये एक जैसे, अगर हम मशीन में बनाते हैं तो हमें एक जैसा ही हैमर जो है वो मिलेगा या एक्सेस मिलेगा। तो इससे जो है जो प्रोड्यूसर्स होते थे उनको काफ़ी नुकसान होता था। तो वो कहते थे कि नहीं, वी वांट वैरायटी, चाहे वो हैंडमेड ही क्यों ना हो, ठीक है। और क्या है कि एरिस्टोक्रेट्स एंड द बोर्गेज प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। और जो हमारे एरिस्टोक्रेट फैमिलीज़ के जो लोग होते थे या जो बड़े वेल्थियर लोग होते थे, वो भी क्या चाहते थे कि उनकी जो उनका जो भी थिंग्स होती थी, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती थी, वो और जो फैक्ट्री की जो चीज़ें होती हैं उनसे टोटली डिफरेंट हो। तो वो कब होंगे डिफरेंट? जब वो कोई उसको हाथ से बनाएगा और उसमें कुछ कारीगरी करेगा, हैंडीवर्क करेगा। तो ये सारे रीजंस होने की वजह से द इंडस्ट्रियलिस्ट दे वांटेड कि जो भी काम हो इट शुड बी डन विद द हैंड एंड विद द हेल्प ऑफ लेबर्स, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ थी जो मशीन वर्क को प्रेफर करती थी, लाइक हैं यूएसए, ठीक है। यूएसए मशीन वर्क को क्यों प्रेफर करती थी? बिकॉज देयर वाज शॉर्टेज ऑफ लेबर, वहाँ लेबर की कमी थी, इसलिए वो कहते थे कि ये जो है मशीन का, विद द हेल्प ऑफ मशीन वी कैन प्रोड्यूस मोर थिंग्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज द लाइफ ऑफ वर्कर्स, ठीक है, लाइफ ऑफ वर्कर्स फर्स्ट पार्ट। तो पहला जो है कि जो वर्कर्स जो थे दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम द कंट्री साइड, वो लोग विलेज से उन लोगों ने मूव करना शुरू किया। दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स टाउन, टाउन में उन लोग शिफ्ट हो गए। वाई? बिकॉज इन टाउन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब्स वेयर मोर, क्योंकि यहाँ पे उनको इजीली जॉब्स मिल सकता था। एंड जॉब डिपेंडेंट ऑन नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिलेशंस। तो लेकिन जॉब जो है उनको तभी मिलता था अगर उनके वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह रहते हों उस एरिया में, उस इंडस्ट्री में, या फिर उनके कोई रिलेटिव हों जो वहाँ पर काम करते हों ताकि वो उनको हेल्प कर सकें जॉब दिलाने में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता था कि अगर वो टाउन में आ जाते थे तो उन लोगों को कई कई महीने, कई कई वीक्स जो हैं, कई कई हफ्ते तक दे हैव टू स्पेंड देयर टाइम इन फाइंडिंग द जॉब्स, जॉब्स ढूंढने में उनको काफ़ी वीक्स जो हैं वो स्पेंड करने पड़ते थे। कभी कभी उन्हें जो ब्रिजेस होते हैं, पुल वगैरह होते थे, उसके नीचे रह कर के उन्हें सोना पड़ता था। और या फिर वो नाइट शेल्टर्स जो हैं जहाँ पे एक दो रूम्स हैं और वहीं पे 5-6 जने इकट्ठे मिल कर के रह रहे हैं, उधर पे जा कर के उन्हें अपनी रात बितानी पड़ती थी। कभी कभी क्या होता था, दे यूज़ टू गेट वर्क ओनली एट दैट पर्टिकुलर सीज़न, ठीक है। सीज़न वाइज जैसे आपको मैंने बताया था कि क्रिसमस के टाइम कार्ड्स वगैरह या जो बेकर्स होते थे उनको काम मिलता था, एंड अदर सीज़न दे वर नॉट एबल टू गेट जॉब, ठीक है। दूसरा जो है, जो रोल ऑफ मशीन्स इन एडिंग प्रॉब्लम्स, और मशीन्स के आने से उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वर्कर्स की वो बढ़ गई थी, क्योंकि मशीन जो थी वो क्या कर रही थी कि वो काफ़ी जनों का, काफ़ी सारे लेबर्स का काम जो है वो अकेले ही करती थी, और इस तरीके से जो उनके बीच में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। द अदर इज़ द लाइफ ऑफ वर्कर्स पार्ट 2। इसमें हम हैं ये बताना चाह रहे हैं कि जो वेजेस हैं और जो रियल वेजेस हैं उनमें क्या डिफरेंस था। मतलब कि जो वर्कर हैं उनको वेजेस तो मिल रही है, ठीक है, और उनको पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो उनका जो वेजेस है, इनकम जो है, वो जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। वाई? बिकॉज द इंक्रीज इन द प्राइस, ठीक है। उनको जितना भी वेज मिल रहा है और जो कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं वो एकदम से इंक्रीज़ हो गई हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दे हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन दैट
थिंग टू परचेज दैट थिंग। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उससे क्या होगा, उनकी जो वैल्यू है वेजेस की वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो सेम वेजेस में ही वो लोग क्या कर रहे हैं, दे वेर बाइंग वेरी लेस थिंग्स, बहुत कम चीज़ें खरीद पा रहे हैं। ठीक है, और क्या है कि जो नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क है वो क्या है, डिटरमाइंस द एवरेज इनकम। हाउ, जैसे आप देखो, अगर एक लेबर है, वो लेबर जो है ही इज़ गेटिंग जॉब ओनली 100 डेज, केवल वो 100 डेज जो है वो काम करता है, एंड अदर डेज ही इज़ नॉट गेटिंग वर्क। अब 365 डेज में से ही इज़ गेटिंग ओनली 100 डेज वर्क, केवल 100 दिन का वो काम उसको मिलता है। तो हम उसका अगर एवरेज निकालेंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी जो इनकम है वो बहुत ही कम हो जाएगी, इट विल बी वेरी लेस, उसकी इनकम जो है बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उसको जो भी वो अर्निंग उसकी 100 डेज़ की है वो हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं इन 365 डेज़। तो इस तरीके से उसकी जो एवरेज इनकम है इट विल बी वेरी लेस। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि देयर इज़ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था, और जो पुअर पीपल हैं वो बढ़ते चले जा रहे थे। ठीक है, इसका एक और रीज़न था कि जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो उस समय इंक्रीज़ हो गई थी। टेक्नोलॉजी मतलब जैसे आपकी मशीन्स वगैरह जो हैं वो डेवलप हो रही थी, और उसकी वजह से हमारे कुछ वर्कर्स जो थे उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, दे स्टार्टेड अटैकिंग दीज मशीन्स। ठीक है, उसमें से आपका एक एग्जांपल है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी जो है वो एक मशीन का नाम है, विच यू विल बी फाइंडिंग दिस पिक्चर in your book on page number 111. this is the book, this is the picture। तो ये पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक यहाँ पे व्हील है, जो वो क्या कर रही है कि एक साथ so many spindles were moving, spindles were moving with the help of one machine, one this wheel। ठीक है, तो इसकी वजह से जितने आपके 3-4 जो लेबर पहले जो अलग अलग काम कर रहे थे, 3-4 लेबर्स दे वर वर्किंग, अब जो है इन 3-4 लेबर्स का काम केवल एक जो ये मशीन है जिसका नाम है स्पिनिंग जेनी, यही अकेले कर ले रही है। ठीक है, द अदर इज़ कि ये स्पिनिंग जेनी जो है इट इज़ अ मशीन डिवाइज्ड बाय जेम्स हरग्रीव्स इन 1764। 1764 में इसने इसको डिवाइस किया था। तो ये क्या है, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ स्पिंडल्स ऑपरेटेड बाय टर्निंग सिंगल व्हील। ठीक है, जैसे आपको बताया कि सिंगल व्हील से ही सो मेनी स्पिंडल्स वेयर वर्किंग। अब जो है लोग जो हैं, जो हमारे लेबर हैं, दे ऑल्सो एक प्लस पॉइंट ये था उनका कि हियर, यहाँ से तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए, बट दे गॉट जॉब्स इन the other construction work which is done in the cities, like they were getting jobs in roads, railways, tunnels, drainage। यहाँ पर जहाँ पर भी ये कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था तो they were getting employment in these construction sites। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव की तरफ। वो है कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो कि उस समय ब्रिटिशर्स की कॉलोनी वगैरह थी, वहाँ पे उस समय किस टाइप का इंडस्ट्रियलाइजेशन था। ठीक है, उस समय हमारे कंट्री में द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल जो है वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता, टेक्सटाइल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। तो बिफोर मशीन इंडस्ट्रीज, इंडियन हैंडमेड गुड्स डोमिनेटेड इन द इंटरनेशनल मार्केट। मशीन के इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, मशीन इंडस्ट्री होने से पहले इंडिया के जो हैंडमेड गुड्स थे, इट वाज वेरी मच डिमांडेड इन द इंटरनेशनल मार्केट। उसके क्या रीज़न था, बिकॉज ऑफ इट्स गुड क्वालिटी। और जो हमारे मर्चेंट्स थे फ्रॉम द अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दे यूज़ टू कम टू इंडिया टू ट्रेड। उनमें से आपके जो मर्चेंट्स हैं, लाइक अर्मेनिया से आते थे और एक पर्शिया से आते थे, 2 जगह से आते थे। दे कम टू इंडिया टू ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे आते थे और गुड्स वगैरह यहाँ से परचेज़ करके देन दे यूज़ टू टेक इट टू देयर ओन कंट्री। उस समय हमारे
जो प्री कॉलोनियल पोर्ट्स थे, ये 3 कॉलोनियल पोर्ट्स थे हमारे उस समय। तो मतलब कॉलोनियल कंट्री बनने से पहले हमारे ये 3 मेन पोर्ट्स थे। एक है सूरत का, ठीक है, ये सूरत का हो गया, ये हमारा है मासुलीपट्टनम, और ये हमारा है हुगली। ये 3 हमारे पोर्ट्स उस समय ज़्यादा फेमस थे। यहाँ से जो ट्रेडिंग होती थी, गुड्स वेयर सप्लाइड फ्रॉम दीज पोर्ट्स टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। तो उस समय क्या सिस्टम होता था कि जो प्रोडक्शन जो होता था, जो मर्चेंट्स होते थे वो वीवर्स को क्या देते थे, एडवांस देते थे, और जब उनका काम पूरा हो जाता था तो दे यूज़ टू टेक दैट मटेरियल एंड देन दे यूज़ टू एक्सपोर्ट इट टू द अदर कंट्रीज। तो ये जो उनका ट्रेडिंग जो ट्रेंड था टू सप्लाई गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स, ये 1750s में ये धीरे धीरे इट ब्रोक डाउन। ये इसका ब्रेकिंग हो गया बिकॉज ऑफ कमिंग अप ऑफ द यूरोपियन कंपनीज। यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आनी शुरू हो गई थी, इसलिए इनका ये ट्रेड जो था वो ब्रेकअप हो गया, ठीक है। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, नाउ पार्ट 2। नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट 2। तो हमारे यहाँ पे जब यूरोपियन कंपनीज आ गई तो उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, उन लोगों ने जो हमारे उस समय लोकल रूल, नाउ स्टूडेंट्स व्हाट दे हैव डन, द मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स, they started taking concessions from the local rulers, and in this concession they have taken the monopoly rights of the trade. monopoly rights होते हैं आपके, जिसमें कि ये लोग क्या करते हैं कि अपने जो रूलर्स होते हैं उन लोगों को कह देते हैं कि इस एरिया में जो ट्रेडिंग होगी वो केवल हमारी कंपनी के ही द्वारा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से दे यूज़ टू टेक द मोनोपोली राइट्स। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारे लोकल मर्चेंट्स जो थे उनके साथ इनका एक कंपटीशन टाइप होने लगा, बिकॉज दे यूज़ टू गेट मोर कंसेशंस फ्रॉम द रूलर्स। सो जो हमारे लोकल मर्चेंट्स थे उनका धीरे धीरे जो उनको प्रॉफिट होता था वो उसमें उनको लॉस होने लग गया। एंड व्हाट दे हैव डन, दे हैव शिफ्टेड टू न्यू पोर्ट्स। जो आपके यूरोपियन मर्चेंट्स थे दे हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टू द न्यू पोर्ट्स। तो जितने भी ओल्ड पोर्ट्स थे दे वेर ऑल डिक्लाइंड। तो पहले जो हमारे ओल्ड पोर्ट्स थे लाइक सूरत, हुगली एंड मासुलीपट्टनम, ये जो 3 हमारे जो उस समय के प्री कॉलोनियल पोर्ट्स थे दे डिकेड, एंड इन प्लेस ऑफ दैट जो हमारे जो ट्रेडर्स थे दे स्टार्टेड इस्टेब्लिशिंग बॉम्बे, कैलकाटा एज देयर न्यू पोर्ट। तो जब हमारे ओल्ड वाले जो है वो ख़त्म हो गए पूरे तरीके से और उनकी जगह में नए वाले पोर्ट्स ने प्लेस ले ली, तो ये हमारे लिए एक इंडिकेटर हो गया था कि नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलोनियल पावर इज़ टेकिंग प्लेस इन इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से देयर वाज अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट्स एंड ऑल्सो द लोकल बैंकर्स, they all were bankrupt and they were not able to establish their trade in India. Now students, what you have to do, I have given here the assignments. Nearly 5 questions are there and I have written that it belong to how much marks, and you have to write these answers of these questions and also start preparing for your pre-board exams which will be taken in written. So take care by understanding this topic also by reading from your book, NCERT book, which will be more helpful for you for better understanding. Thank you.